हेलो एवरीवन, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ये जो वीडियो है ये थोड़ा मेरे चैनल से अलग है, बट हाँ कहीं ना कहीं सेम है क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करेंगे साइकोलॉजिकल कनेक्शन। अब देखो, ये वीडियो देखने से पहले मैं बता दूं, जिसको नारुतो पसंद है और या फिर जिन्होंने नारुतो देखा है वो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। हो सकता है ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है जो कि मुझे लग रहा है, बट अगर तुम लास्ट तक इस वीडियो को देखोगे तो आगे बहुत चीज़ें पता चलेगी तुम्हें जिसके बारे में शायद तुम अवेयर नहीं थे या तुम्हें कुछ नया सुनने को मिले जिससे तुम बोलो कि वाह कितना अच्छा चैनल है, इसे सब्सक्राइब करता है। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम सब ने नारुतो देखा है। इसके एपिक फाइट्स, निंजुत्सु और लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशंस ने हमें बचपन में मेस्मराइज किया है। लेकिन जब आप इस शो को बड़े होने के बाद देखते हो, एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से दोबारा देखते हो, तब आपको समझ आता है कि नारुतो सिर्फ एक एनिमे नहीं है, ये ह्यूमन ट्रॉमा, ह्यूमन बिहेवियर, इमोशनल मास्किंग और मैनिपुलेशन का एक मास्टर क्लास ब्रेकडाउन है। एनिमेशन के फिक्शंस में अक्सर विलन्स सिंपली एविल होते हैं, लेकिन नारुतो के कैरेक्टर्स एविल होने के लिए पैदा नहीं हुए थे। उनका हर ब्रूटल डिसीजन, उनके हर रेडिकल आइडियोलॉजी और उनके हर मास्क के पीछे एक डीपली ब्रोकन मेंटल स्टेट हिडन थी। आज हम एनालाइज करने वाले हैं टॉप 5 नारुतो कैरेक्टर्स एक्सप्लेन थ्रू साइकोलॉजी। हम उनकी निंजुत्सु की नहीं बल्कि उनके दिमाग के उन अंधेरों की बात करेंगे जिन्होंने उन्हें वो बनाया जो वो बने। देखो, हम हर एक कैरेक्टर की स्टोरी देखेंगे, उनका पास्ट कैसा था, उनका ब्रेकिंग पॉइंट, उन पर हुआ साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और वो डीप साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो उनके बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। तो चलिए इस साइकोलॉजिकल जर्नी को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं हमारे फिफ्थ कैरेक्टर की। हाउ डज अ पर्सन हु हैज लॉस्ट लिटरली एवरीवन ही एवर लव्ड कीप वेकिंग अप एवरी मॉर्निंग विद अ काम, केयरफ्री एंड ह्यूमरस स्माइल? एग्जैक्टली, हम बात कर रहे हैं ककाशी हाताके की। क्या ककाशी सच में लाइफ को लेकर इतना रिलैक्स्ड है या फिर उसका वो शांत ऑरा दुनिया से उसके अंदर का सबसे बड़ा खौफ छुपा रहा है? अपने बचपन में ककाशी एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलोइंग जीनियस था। उसके लिए रूल्स ब्रेकिंग वाज लाइक द अल्टीमेट क्राइम। उसका दिमाग कोड लॉजिक पर चलता था। लेकिन ऐसा क्यों था? क्योंकि जब ककाशी बहुत छोटा था, उसके फादर, जिनका नाम था साकुमो हाताके, उन्होंने एक मिशन फेल कर दिया, वो भी अपने कॉमरेड्स को बचाने के लिए। साकुमो को पूरे गांव ने ह्यूमिलेटेड कराया, जिससे मेंटली ब्रेक होकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। एंड इस इवेंट ने छोटे ककाशी को साइकोलॉजिकली शैटर कर दिया। उसने अपने दिमाग में एक वॉल क्रिएट कर ली। वो वॉल थी, पहला, रूल्स को फॉलो करो, और दूसरा, इमोशनल अटैचमेंट मत रखो, तभी आप हर्ट होने से बचोगे। लेकिन ककाशी की लाइफ में ट्रॉमा का ये सिर्फ शुरुआत था। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एनालिसिस की। हम पहले बात करेंगे ओबितो के बारे में। ओबितो में हम बात करने वाले हैं ओबितो's डेथ। यहाँ पे जो चीज हुई थी उसकी बात करते हैं। देखो, कानाबी ब्रिज पर ओबितो ने ककाशी की जान बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी थी। मरते वक्त ओबितो ने ककाशी को अपना शारिंगन दिया और कहा, जो रूल्स तोड़ते हैं वो कचरे होते हैं, लेकिन जो अपने दोस्त को छोड़ देते हैं वो कचरे से भी बदतर होते हैं। एक ये चीज थी, और दूसरी जो चीज हुई थी वो थी रिन्स डेथ। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ ही समय बाद रिन, जिसे ओबितो ने ककाशी को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था, एक एनिमी स्ट्रैटेजी की वजह से ककाशी के हिचितोरी के आगे आ गई और ककाशी के खुद के हाथ उसके दोस्त के खून से रंग गए। अब हम तीसरी बात करते हैं मिनातो's डेथ। मिनातो, नामिकाजे और कुशिना 9 टेल्स अटैक में मारे गए। इमेजिन दिस फॉर अ सेकेंड। ककाशी लॉस्ट हिज फादर, हिज टीममेट हु सेव्ड हिम, his best friend by his own hands, and his teacher, and he was left entirely alone in the world. Like, इतना कुछ होने के बाद, इस इंटेंस ट्रेजेडी के बाद ककाशी बदल गया। उसका इंटायर कॉग्निटिव सिस्टम रीवायर हो गया। उसने अपने दिमाग को प्रोटेक्ट करने के लिए मास्क और अलूफ पर्सनालिटी का सहारा लिया। अब हम ये सब देखने के बाद एक मेन पॉइंट पे आते हैं, साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। देखो, इस बिहेवियर को साइकोलॉजी में हम एक टर्म से समझाते हैं और उस टर्म को हम नाम देते हैं सर्वाइवर्स गिल्ट एंड इमोशनल मास्किंग। अब हम ये दोनों टर्म को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है जहाँ पे एक इंसान किसी ट्रॉमेटिक इवेंट, याद रखना, ट्रॉमेटिक इवेंट से बच तो जाता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर खुद को ब्लेम करने लगता है। जैसे कि यहाँ पे हम बात करने लगते हैं, मैं क्यों जिंदा हूँ जबकि मेरे अपने ही मर गए। ककाशी हर दिन ही बोझ के साथ जी रहा होता है। पहले तो उसने ओबितो को खोया, उसके बाद रिन को, अपने फादर को और अपने सेंसे को भी। लाइक लिटरली एक तरीके से जिसको वो क्लोज मानता था उन सबको वो खोने लगा। अब हम बात करते हैं इमोशनल मास्किंग में क्या होता है। इमोशनल मास्किंग का मतलब होता है अपने एक्चुअल पेनफुल इमोशंस, जैसे कि ग्रीफ, और हम बात करें डिप्रेशन की, और नॉर्मल जो हमारा टर्म होता है जैसे स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गया, ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको इंसान हाइड करने लगता है। मतलब कि एक अपनी फेक आउटर पर्सोना बना लेता है।
जैसे कि ककाशी का वो कूल, काम और प्लेफुल एटीट्यूड एक्चुअली उसका साइकोलॉजिकल आर्मर था। अगर वो दुनिया को अपने अंदर की दर्द दिखा देता तो वो मेंटली कोलैप्स हो जाता। जब ककाशी टीम 7 को बेल टेस्ट देता, स्टार्टिंग में जब टीम 7 जो कि नारुतो, साकुरा और सास्के का था, ये टीम 7 में जो टेस्ट उसने स्टार्टिंग में लिया उसमें एक चीज़ पे सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज देता है, टीम वर्क। एग्जैक्टली, लाइक मोस्टली टाइम पे ककाशी टीम वर्क करने के लोगों को बोलता था। जब सास्के और साकुरा नारुतो को खाना खिलाते हैं रूल्स तोड़कर, तब ककाशी मुस्कुरा कर कहता है, यू पास। Rules. I hope you're ready for the punishment. You said that there were 3 of us. That's what you said, and that's why. We're all on this squad and we're all in it together. Yeah, that's right. The 3 of you are one. That's your excuse? You pass. ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, ककाशी अपना खुद का पास्ट ट्रॉमा हील कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसके स्टूडेंट्स वो गलती करें जो उसने खुद बचपन में कर रखी थी। उसने अपना पेन एक बैरियर बनाने के लिए नहीं, बल्कि अगली जनरेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया। The strongest mask a person wear isn't always made up of cloth. Sometimes it builds out of a smile used to hide an ocean of unprocessed grief. ककाशी से आगे बढ़ते हैं अपने 4th कैरेक्टर की तरफ, जो हमें एक डार्क रियलिटी सिखाता है। How does a child who desperately dreamed of ending war turn into a man who destroys an entire village in the name of peace? नागातो, जो बाद में पेन के नाम से जाना गया, रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन माइंड की सबसे डेंजरस ट्रांसफॉर्मेशन को, जब ट्रॉमा किसी इंसान को मोरालिटी को कंप्लीट बेंड कर देता है। देखो, हम बात करते हैं वो पहले कैसा था। अमेरिका कुरे एक छोटा से घर में पैदा हुआ नागातो एक एक्सट्रीमली सेंसिटिव और एम्पैथेटिक बच्चा था। वो बिना वजह किसी की जान लेने का सोच भी नहीं सकता था, और वो उसके 2 ऑर्फन दोस्त थे जिनका नाम था याहिको और कुनान। उन्होंने ओरिजिनल अकासुकी बनाई जो नॉन वायलेंट वे से पीस लाने के लिए स्टैंड करता। लेकिन वॉर के दौरान हांजो और डेंजो ने मिलकर अकासुकी को ट्रैप कर लिया। हांजो ने कुनान की नेक पर कुनाई रखा और नगातो को एक इम्पॉसिबल चॉइस दी, या तो तुम याहिको को मारो या मैं कुनान को मार दूंगा। देखो, नगातो कुनाई पकड़ते कांप रहा था, लेकिन याहिको अपने दोस्त और अपने विजन को बचाने के लिए खुद नागोतो के हाथ में पकड़े कुनाई पर जंप कर देता है। उस पल याहिको नागोतो की बाहों में ही दम तोड़ देता है। देखो, नागोतो के सामने उसके सबसे प्यारे दोस्त की लाश पड़ी थी और उसकी सेंसिटिव साइक पूरी तरह शटर हुई। नागोतो ने पहली बार गेदोमाजो स्टैचू को समन किया और उस पूरे बैटलफील्ड को वाइप आउट कर दिया। व्हाट चेंज्ड इनसाइड हिम, या पेन के अंदर क्या चेंजेस आए थे, अब हम वो देखेंगे पहले। देखो, इस मोमेंट के बाद नागोतो द एम्पैथेटिक बॉय डाई कर गया और पैदा हुआ हमारा पेन। एग्जैक्टली, यही रीज़न था। नागोतो ने डिसाइड किया कि दुनिया को समझने से पीस नहीं आएगा। दुनिया जब तक मेरे जितना दर्द महसूस नहीं करेगी तब तक वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करती रहेगी। उसने याहिको को, जो उसकी डेड बॉडी थी, उसको अपने पेन पपेट में कन्वर्ट कर दिया। लाइक, थिंक अबाउट इट, द साइकोलॉजिकल हॉरर ऑफ दिस। वो अपने डेड बेस्ट फ्रेंड की बॉडी को हार्नेस करके दुनिया को वही आइडियोलॉजी दे रहा था जो आइडियोलॉजी याहिको के मरने से पैदा हुई थी। अब हम थोड़ा मेन पॉइंट पे आते हैं, साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस देखते हैं। देखो, इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम साइकोलॉजी में कहते हैं इंड्यूस, रैशनलाइजेशन और साइकिल ऑफ हेटर्ड। अब हम एक एक करके सबको समझते हैं, ठीक है। पहले, जब एक इंसान जितना एक्सट्रीम ट्रॉमा एक्सपीरियंस करता है उसकी ओल्ड बिलीफ सिस्टम फेल हो जाती है, तो उसका ब्रेन ना एक नया एक्सट्रीम डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करने लगता है। यहाँ पे हम इस केस में नागातो को देखते हैं तो एक रैशनलाइजेशन बनाया। वो क्या था? दर्द ही सबसे बड़ा टीचर है। पेन क्रिएट्स एम्पैथी, एम्पैथी क्रिएट्स पेन, एंड इस लॉजिक के अंदर डिस्ट्रक्शन मोरालिटी बन जाती है। उसके हिसाब से जो शिनोबी वर्ड था ना, वो एक वीसीएस साइकिल ऑफ हेटर्ड में फंसा है। लाइक, नागातो ने सोचा कि अगर मैं सबको एक ऐसा वेपन दिखा दूं जो एक झटके में लाखों को मार सके, तो लोग डर के मारे वो वॉर करना ही छोड़ देंगे। जब पेन कोनोहा पर अटैक करता है तो उसने पूरे विलेज को एक क्रैटो में बदल देता है। मतलब कि वो नारुतो से एक फेमस लाइन कहता है, और वो फेमस लाइन क्या थी? वी आर जस्ट ऑर्डिनरी मैन ड्राइवन टू रिवेंज इन द नेम ऑफ जस्टिस, बट इफ देयर इज जस्टिस इन रिवेंज then that same justice will breed only more revenge। ये जो जितना भी सीन था जो नागातो ने किया, इसके पीछे साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन को परफेक्ट प्रोजेक्ट करता है। यानी कि वो वायलेंट इसीलिए नहीं था क्योंकि उसे वायलेंस पसंद था, वो वायलेंट इसीलिए था क्योंकि वो समझता था कि वायलेंस ही एक मात्र लैंग्वेज है जो कि ये रूथलेस दुनिया को समझा सकती है।
When a person's suffering is completely ignored by the world, their desire for empathy can mutate into a desire to make everyone bleed in the same way they did. नागातो के बाद चलिए चलते हैं हमारे थर्ड कैरेक्टर पर, जो नारुतो की हिस्ट्री का एक सबसे ट्रैजिक मिरर इमेज है. हाउ डज एन optimistic, kind-hearted boy who wanted to become Hokage turn into an empty shell willing to trap the entire humanity in an illusion? ओबितो उचिहा का साइकोलॉजिकल आर्क स्टोरी का सबसे कंप्लीटली डिस्प्ले है आइडेंटिटी कोलैप्स और एस्केपिज्म. देखो, जो हमारा यंग ओबितो था वो एग्जैक्टली नारुतो की जैसा था. अब देखो ऐसा क्यों है. वो देखो क्लमजी था, लेट होता रहता था और बूढ़ों की मदद करता था, इवन वो सबकी मदद करता था. और उसके पास एक सॉलिड ड्रीम था. उसका ड्रीम था कि वो एक दिन होकागे बनेगा और रिन से वो डीपली लव करता था. मतलब उसकी पूरी रियलिटी की वैल्यू रिन के स्माइल पे बेस्ड थी. ब्रिज पे क्रश होने के बाद सबने सोचा ओबितो मर चुका है, लेकिन उससे बचा लिया एक एजेड मदारा उचिहा ने. मदारा ने ओबितो को फिजिकली हील किया, लेकिन मेंटली मैनिपुलेट करने के लिए एक हॉरिफिक सिचुएशन स्टेज की. जब ओबितो केव से निकलकर रिन को बचाने भागा तो उसने वहां क्या देखा. उसने देखा कि उसका सबसे प्यारा दोस्त काकाशी अपना शिदोरी रिन के चेस्ट के आर पार कर रहा है. रिन की डेथ ने ओबितो के दिमाग को इतना बड़ा शॉक दिया था कि उसने शारिंगन अवेक कर लिया. उस सीन में ओबितो ने एनिमे शिनोबीज को इतना ब्रूटल तरीके से मारा कि पूरे एरिया में ब्लड की रिवर बहने लगी. ओबितो के अंदर क्या चेंजेस हुए, ऐसे क्या चेंज था जिसने इस पूरे मोमेंट को अलग कर दिया. उस मोमेंट पर ओबितो ने काकाशी को ब्लेम नहीं किया. उसने डायनेमिक को और डार्क लेवल पर देखा. उसने कहा, I am not in hell because Rin died. I am in hell because this world itself allows a reality where Rin has to die. ओबितो ने अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को completely abandon कर दिया. वो ओबितो नहीं रहा. उसने मास्क पहना, कभी टोबी बना, कभी मदारा उचिहा का नाम अडॉप्ट कर लिया. उसने अपनी आइडेंटिटी मिटा दी क्योंकि रियल वर्ल्ड उसके लिए ना अनबियरेबल था. ओबितो के केस में दो मैसिव साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म एक्टिव थे. पहला हमारा है आइडेंटिटी कोलैप्स और दूसरा हमारा है रेडिकल एस्केपिज्म. ठीक है, अब हम पहले एक एक करके देखते हैं. आइडेंटिटी कोलैप्स में क्या होता है. ये तब होता है जब एक इंसान का कोर आइडेंटिटी और पर्पस किसी एक इंसान या बिलीफ पर डिपेंडेंट हो जाता है और वो एंकर छीन जाता है. जब रिन की डेथ हुई तो ओबितो की गुड पर्सनल वाली आइडेंटिटी ना कंप्लीटली कोलैप्स हो गई थी. इसके बाद आया रेडिकल एस्केपिज्म. जब रियल लाइफ इतनी पेनफुल हो जाती है कि इंसान उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता तो वो रियलिटी से रन करने लगता है. जैसे कि वो उसके लिए अल्टीमेट साइकोलॉजिकल कोपिंग स्ट्रैटेजी थी एक ड्रीम वर्ल्ड क्रिएट करना जहां कोई लॉस ना हो और कोई वॉर भी ना हो और रिन जिंदा हो. अब देखो मैनिपुलेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन वाली बात आएगी यहाँ पे. मदारा ने ओबितो पर डायरेक्ट ब्रेन वॉशिंग नहीं की थी. उसने ओबितो को रियलिटी का सबसे डार्केस्ट वर्जन दिखाया था और फिर उसने एक ओबितो को सॉल्यूशन भी ऑफर किया था. और वो सॉल्यूशन क्या था जरा सुनना. मदारा ने ओबितो के ग्रीफ को एक्सप्लॉइट किया. ओबितो खुद बदल गया और आगे चलकर उसने अकात्सुकी को मैनिपुलेट किया, नागातो के ट्रॉमा को यूज किया और याहिको की डेथ को एस्केलेट होने दिया. द विक्टिम ऑफ मैनिपुलेशन बिकेम द अल्टीमेट मैनिपुलेटर. पे एक सीन हुआ और वो सीन था मैनिपुलेट टू मैनिपुलेटर. अब देखो सीन को थोड़ा साइकोलॉजिकल कनेक्शन देते हैं. देखो जब हमारा वॉर आर्क आया, नारुतो जो था वो ओबितो के मास्क को तोड़ता है और पूछता है तुम कौन हो. और ओबितो का आंसर क्या था. आई एम नो वन, आई डोंट वांट टू बी एनीवन, ऑल दैट मैटर्स टू मी इज कंप्लीटिंग द आई ऑफ द मून प्लान. ये डायलॉग ना उसके कंप्लीट इनर एम्प्टीनेस को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, उसने अपना मास्क सिर्फ चेहरा छुपाने के लिए नहीं किया. उसने अपना जो मास्क पहना था वो सिर्फ चेहरा छुपाने के लिए नहीं पहना था, बल्कि अपने शैटर्ड सोल को दुनिया से और अपने से प्रोटेक्ट करने के लिए पहना था. When reality becomes unbearable, the mind will gradually burn down the truth just to live inside a comforting lie. अब आते हैं हमारे सेकंड कैरेक्टर पर और यहाँ हम किसी ट्रॉमा विक्टिम की नहीं बल्कि एक एब्सोल्यूट साइकोलॉजिकल मास्टरमाइंड की बात करेंगे. देखो मदारा जब अपने भाइयों को मरते हुए देखकर बड़ा होता है, उसका एक ही फ्रेंड था, सेंजू, हाशिरामा सेंजू. मिलकर उन्होंने एक इनोसेंट ड्रीम देखा था, अ विलेज वेयर चिल्ड्रन वुडंट हैव टू फाइट. लेकिन जैसे जैसे मदारा बड़ा हुआ उसने देखा कि विलेज बनने के बाद भी पॉलिटिक्स, डिस्ट्रस्ट, उचिहा क्लैन के प्रति हेटर्ड खत्म नहीं हुई. उसके आखिरी भाई इजुना की डेथ ने उसे तोड़ दिया.
उसने रियलाइज किया कि ह्यूमन नेचर फंडामेंटली सेल्फिश है। हाशिरामा ने मदारा को पीछे से स्टैप कर दिया और कहा, मैं अपने विलेज को बचाने के लिए अपने दोस्त, अपने भाई या अपने बच्चे को भी सैक्रिफाइस कर सकता हूँ। इस मोमेंट ने मदारा के माइंड में स्टोन सॉलिड कंफर्मेशन दे दी। विलेज पीस का सिंबल नहीं है, विलेज बस एक बड़ा वॉर मशीन है। उसने समझा कि अगर आप लोगों की फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करोगे तब वो रेबल करेंगे, लेकिन अगर आप उनके वर्ल्ड व्यू, यहाँ ध्यान देना, वर्ल्ड व्यू को चेंज कर दोगे तो वो खुद अपने गुलाम बन जाएंगे। अब चलो हम मेन पार्ट में आते हैं, साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन एनालिसिस पे। देखो, मदार की साइकोलॉजी का कोर एलिमेंट है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। एक नॉर्मल मैनिपुलेटर किसी को ऑर्डर्स देता है, लेकिन एक मास्टर जो मैनिपुलेटर होता है वो इंसान के रियलिटी देखने के तरीकों को ही बदल देता है। अब देखो, इन्होंने देखा कि यंग ओबितो बेचारा हेल्पलेस है, अभी हार्ट ब्रोकन है, और उन्होंने ओबितो को टारगेट नहीं किया, बल्कि फिजिकली उन्होंने ओबितो के दिमाग में एक सीड बो दिया। In this world, wherever there is light, there are also shadows. As long as the concept of winners exists, there must also be losers. मदारा ने ओबितो को कन्विंस कर दिया कि दुनिया फंडामेंटली ब्रोकन है और इसे फिक्स करने का एक ही रास्ता है। लेकिन ओबितो जो था हमारा, वो हर डिसीजन की फाउंडेशन हमारे मदारा के दिए हुए बिलीव्स पर टिकी हुई थी। मदारा का हर डायलॉग एक साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन होता है। जब वो एलाइड शिनोबी फोर्सेस के आगे अकेला खड़ा होता है और पूछता है, डू यू वांट दीस क्लोन्स टू यूज सुसानो और नॉट, वो सिर्फ फ्लेक्स नहीं कर रहा होता, वो उन्हें फील करवाना चाहता है कि उनका जो एग्जिस्टेंस है ना, वो इनसिग्निफिकेंस है। देखो, मदारा के लिए उनके माइंड में ही वाज द अल्टीमेट सेवियर। उसने वायलेंस को कंप्लीटली रैशनलाइज कर दिया, जैसे एज नेसेसरी सर्जरी टू क्योर द डिजीज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। द मोस्ट डेंजरस विलन aren't the ones who force you to obey them. They are the ones who reshape your world view so deeply that you willingly execute their vision thinking it was your own. और अब आते हैं हमारे वन पोजीशन पर, फर्स्ट पोजीशन पे। How do you intentionally make the person you love more than your own life believe that you are an absolute master? इताची उचिहा का कैरेक्टर स्टडी है डिसेप्शन, हेवी इमोशनल सप्रेशन, इंप्रेशन मैनेजमेंट और मोरल कॉन्फ्लिक्ट का पेनेकल। 4 साल की उम्र में ताजी ने थर्ड शिनोबी वर्ल्ड वॉर अपनी आंखों से देखा था। उस छोटे से दिमाग पर इस वॉर का इतना डीप इम्पैक्ट हुआ कि वो एक एक्सट्रीम पैसिफिस्ट बन गया। उसका इंटेलेक्ट एक होकागे जितना डीप था। इवन एज अ चाइल्ड वो वायलेंस से नफरत करता था, लेकिन वो पैदा हुआ था उचिहा क्लैन में, जो क्लैन कोनोहा के अगेंस्ट को प्रिपेयर कर रहा था। देखो, डांजो ने 13 साल के इताची को एक हॉरिफाइंग अल्टीमेटम दिया, या तो तुम अपने क्लैन का साथ दो जिससे सिविल वॉर शुरू होगी और कोनोहा के साथ साथ तुम्हारा छोटा भाई सास्के भी मारा जाएगा, या फिर तुम अपने ही हाथ से अपने क्लैन को वाइप आउट कर दो और हम तुम्हारे छोटे भाई की जान बख्श देंगे। इमेजिन द वेट ऑन अ 13-year-old बॉयज मेंटल हेल्थ। इताची ने सेकंड ऑप्शन चुना। एक ही रात में उसने अपने पेरेंट्स, अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्त को अपने हाथों से खत्म कर दिया, और जब उसके पेरेंट्स ने अपनी गर्दन उसके स्वॉर्ड के आगे रख दी, उन्होंने कहा, आवर प्राइड इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स बट वी आर स्टिल प्राउड ऑफ यू, टेक केयर ऑफ सास्के। इताची के हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने वो ब्रूटल टास्क एग्जीक्यूट किया। अब हम बात करते हैं कि इताची में चेंजेस क्या हुए, उसके इनसाइड क्या क्या चेंजेस हुए। देखो, उस रात के बाद इताची ने अपने ह्यूमैनिटी को एक डीप डार्क वॉल्ट में लॉक कर दिया। उसने अपने छोटे भाई सास्के को बचाने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया। उसने सास्के के दिमाग में एक छोटी सी थॉट फिल कर दी, हेट मी, कर्स मी एंड ग्रो स्ट्रॉन्ग इनफ टू किल मी। इताची ने अकात्सुकी ज्वाइन किया एज अ डबल एजेंट, कोनोहा को प्रोटेक्ट करता रहा और दुनिया के सामने एक कोल्ड ब्लडेड मास मर्डरर की इमेज मेंटेन की। इताची के सेंटर में 2 मैसिव साइकोलॉजिकल थ्योरीज रिलाई करती हैं। पहला है इनवर्स इंप्रेशन मैनेजमेंट और दूसरा है एक्सट्रीम इमोशनल सप्रेशन। साइकोलॉजी में इंप्रेशन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम सोशल वर्ल्ड में अपनी इमेज को गॉड या रिस्पेक्टेबल दिखाने के लिए कंट्रोल करते हैं, लेकिन इताची ने इसका अपोजिट किया, इनवर्स इंप्रेशन मैनेजमेंट। उसने जानबूझकर अपनी इमेज को इविल और हर्टलेस बना दिया। क्यों? ताकि वो सास्के की लाइफ में एक सिंगल गोल हो, इताची को मारना। उसने सास्के के ट्रॉमेटिक एंगर को ग्रोथ की एनर्जी में चैनलाइज करने की कोशिश की, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल कॉस्ट क्या था? इंसान जब अपने कोर इमोशंस, जैसे हमने बात की थी, ग्रीफ और डिप्रेशन और जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो कंटिन्यू सप्रेस करता है, तो वो इंटरनल डिस्ट्रक्शन से गुजरता है। इताची ने खुद को पनिशमेंट दी। उसने एक टर्मिनल इलनेस के होते हुए भी मेडिसिन का सहारा लेकर खुद को जिंदा रखा, सिर्फ तब तक जब तक वो सास्के के हाथों से मर नहीं जाता। हिज डेथ वाजंट जस्ट अ बैटल आउटकम, इट वाज हिज अल्टीमेट सेल्फ प्रिजर्वेशन ऑफ हुनर थ्रू सुसाइड बाय द हैंड्स ऑफ द पर्सन ही लव्ड द मोस्ट। अब देखो सीन क्या था यहाँ पे, साइकोलॉजिकली हम इसको कनेक्ट करते हैं। देखो सास्के के हाथ, देखो सास्के के जो साथ हुआ फाइनल फाइट हमारे इताची उचिहा के साथ, इताची ने
प्ले एक्टिंग की। वो सास्के की आईज निकालने का नाटक करता है, आई विल स्माइल, आई विल लाफ करता है। वो एंड मोमेंट पे मॉन्स्टर बनने के परफॉर्मेंस दे रहा होता है, लेकिन जब वो कोलैप्स होने वाला होता है, वो सास्के के फोरहेड पर अपनी 2 फिंगर्स टैप करता है, मुस्कुराते हुए बोलता है, सॉरी सास्के, दिस इज द लास्ट टाइम। वो 2 फिंगर्स का टैप इताची का उन अनमास्क्ड सेल्फ था। 10 साल सप्रेस कर रहा होता है वो अपना लव, उसके छोटे से गेस्टर ने बर्स्ट आउट हो जाता है। True sacrifice isn't just giving up your physical life. It's being willing to let the world brand you as a monster so that the ones you love can live as heroes. तो दोस्तों, ये थे नारुतो यूनिवर्स के टॉप 5 मोस्ट साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स। काकाशी के ट्रॉमा मास्क, नागातो का पेन ड्राइवन आइडियोलॉजी, ओबितो का आइडेंटिटी कोलैप्स, मदारा का मास्क मैनिपुलेशन और इताची का अल्टीमेट सेल्फ सैक्रिफाइस। ये सारे कैरेक्टर्स हमें सिखाते हैं कि ह्यूमन माइंड ट्रॉमा और चॉइसेस से कैसे शेप होता है। आई होप आपको ये डीप डाइव ब्रेकडाउन पसंद आया होगा। रुको, एक कैरेक्टर तो अभी भी बच गया, और नारुतो की साइकोलॉजी एक्सप्लेन करते हुए अगर इस कैरेक्टर को भी भूल गए तो ये वीडियो कंप्लीट कैसे होगी बताओ। तो इसीलिए बोनस कैरेक्टर भी लाया है, एंड तुम्हें पता है वो बोनस कैरेक्टर कौन है। हमने 5 ऐसे कैरेक्टर्स को देखा जिन्होंने अपने ट्रॉमा के आगे घुटने टेक दिए, या जिनका ग्रीफ उनकी डार्क आइडियोलॉजी बन गया। लेकिन नारुतो उज़ुमाकी इन सबसे अलग क्यों है? आओ चलो वो देखते हैं। देखो, नारुतो का चाइल्डहुड बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिक नहीं, हॉरिफिक था। बर्थ के टाइम ही पेरेंट्स मर गए, उसके अंदर 9 टेल्स सील कर दिया गया। पूरा विलेज उससे एक मॉन्स्टर की तरफ देखता था और कोई उससे बात तक नहीं करता था। शॉपकीपर्स उसे धक्का देते निकाल देते थे और बच्चे उसके साथ खेलते तक नहीं थे। नारुतो उस वुडन स्विंग पर अकेला बैठता था, दूसरों के दोस्तों और फैमिलीज को देखकर। हियर इज द कोर क्वेश्चन, व्हाई डिड नारुतो बिकम लाइक गारा, ओबितो और पेन? इनिशियल स्टेज पर नारुतो का रिस्पॉन्स था अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। उसका होकागे बनने का जो ड्रीम था, इनिशियली पावर के लिए नहीं, बल्कि साइकोलॉजी कहता है कि जब एक चाइल्ड को सोशल रिजेक्शन मिलता है तो वो नेगेटिव अटेंशन सीक करने लगता है, क्योंकि उसके हिसाब से गालियाँ सुनना इग्नोर होने से बेहतर है। लेकिन नारुतो का जो ट्रेजिक बदलाव आया था वो एक फंडामेंटल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की वजह से हुआ था, जिसको हम कहते हैं रिलेशनल बफरिंग। इरुका ने नारुतो के लिए अपनी जान रिस्क पे दे दी थी और कहा, ही इज नॉट द 9 टेल्स, ही इज नारुतो उज़ुमाकी ऑफ कोनोहा। नारुतो को अपना पहला सिक्योर अटैचमेंट मिला। देखो, साइकोलॉजी कहती है कि ट्रॉमा कितना भी बड़ा हो, अगर एक चाइल्ड को कम से कम एक ऐसा पर्सन मिल जाए जो उसे अनकंडीशनली एक्सेप्ट करता हो, तो वो चाइल्ड एंटी सोशल बिहेवियर से बच सकता है। इरुका वॉज दैट सिंगल एंकर। उसके बाद GR सेंसेई, ककाशी सेंसेई और टीम 7 ने उस एंकर को स्ट्रेंथन किया था। हमने ककाशी की बात की थी, है ना? तो ककाशी ने क्या एक्सपीरियंस किया था? उसने एक्सपीरियंस किया था लॉस, ठीक है? और उस लॉस की वजह से उसने अपने आप को एक मास्क के पीछे आइसोलेट कर लिया था, ठीक है? ये ककाशी की बात थी। और अगर हम बात करें नागातो की, हमने नागातो यानी पेन के लिए हमने क्या देखा? उसने भी लॉस एक्सपीरियंस किया, लेकिन उसने क्या किया? वेपनाइज पेन। उसने पेन को वेपनाइज किया फॉर वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है? और अगर हम ओबितो की बात करें तो हमने ओबितो पे क्या देखा? उसने भी पेन एक्सपीरियंस किया था, ठीक है? और उसने इल्यूजन जितने भी थे उसको रिजेक्ट किया ताकि वो रियलिटी में रह पाए। अब देखो, हम वहीं बात करते हैं मदारा की। मदारा ने एक्सपीरियंस किया था कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसने एब्सोल्यूट कंट्रोल किया अपने फ्री विल पे। हम बात करते हैं इताची उचिहा के बारे में। तो इताची ने क्या एक्सपीरियंस किया था? मोरल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है? मोरल कॉन्फ्लिक्ट पे उसने एक्सपीरियंस किया और उसके बाद उसे मार्टर, ठीक है, उसने मार्टर इन शैडोज बनाया खुद को। लेकिन नारुतो ने अपने पेन को दूसरों को देने के बजाय उसे कन्वर्ट किया। उसे किस में कन्वर्ट कर दिया? उसने उसको एम्पैथी में कन्वर्ट कर दिया। जब वो ओबितो से मिला, उसने उन्हें मारा नहीं, उसने उनका पेन महसूस किया, क्योंकि वो खुद उस अंधेरे से गुजर चुका था। नारुतो का टॉक नो जुत्सु कोई मैजिक मीम नहीं है, वो प्योर साइकोलॉजिकल रीफ्रेमिंग एंड मीनिंग मेकिंग है। यहाँ पे हम उसे ऐड कर सकते हैं इस टर्म को। नारुतो ने अपने दोस्तों और विलन्स को दिखाया कि पेन आपका एंड नहीं है, वो आपकी स्ट्रेंथ का बेस बन सकता है। Pain is inevitable, but becoming a monster because of it is a choice. Your darkness doesn't define you. The anchor you hold on to and the meaning you give to your suffering determines who you become. अब आखिर में नारुतो की स्टोरी हमें दिखाती है कि ह्यूमन माइंड जितना फ्रजाइल और इतना रिलाइवेंट हो सकता है। पेन, मदारा और ओबितो गलत नहीं थे। उन्होंने दुनिया को ब्रोकन देखा
उनका एनालिसिस सही था, लेकिन उनका जो सॉल्यूशन था वो डिस्ट्रक्टिव था। मीनवाइल नारुतो ने ब्रोकन वर्ल्ड को देखा और उससे एक्सेप्ट किया और उसे हील करने के लिए एक रास्ता चुना। अब आप बताइए, आपके अकॉर्डिंग नारुतो के टॉप 5 कैरेक्टर्स कौन हो सकते हैं? वैसे तो नारुतो के ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स ही अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, बट अगर आपको सिर्फ 5 चूज करने हो तो आप किन्हें चूज करोगे? डाउन इन द कमेंट्स अपना लिस्ट जरूर शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना, मैं सबके लिस्ट देखना चाहूंगी। और हाँ, इन 6 कैरेक्टर्स में से वो कौन सा ही कैरेक्टर है जिस पर आप एक डेडिकेटेड 15 मिनट की डीप ड्राइव साइकोलॉजिकल एनालिसिस देखना चाहते? कमेंट करके बताइए। जिसके सबसे ज़्यादा वोट्स होंगे अगली वीडियो उस पर ही आएगी। वीडियो पसंद आई तो साइकी अनफोल्ड को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे क्यूरियस एंड स्टे अवेयर।